गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है? डाटर राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट, ये हमारे वीडियो का टाइटल है। आज के वीडियो में हम बेटी के पैतृक संपत्ति में क्या अधिकार होंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। और सर्वोच्च न्यायालय का जो लैंडमार्क जजमेंट है सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सभी जानकारी मैंने ई बुक पीडीएफ के अंदर भी आपके लिए तैयार करके रखी है सरल उदाहरणों के साथ। उसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ये जो धारा है सर 1956, जब ये 17 जून 1956 में ये अधिनियम लागू किया गया था, इसमें कुल एक लगायत 31 धाराएं हैं। और जब यह अधिनियम लागू किया गया था उस समय पिता के जीवित रहते सिर्फ पुत्रों को ही कोपार्सनर माना जाता था, बेटी को नहीं। लेकिन भारत सरकार के द्वारा 2005 में इसमें संशोधन करके बेटी को भी बेटे के बराबर अधिकार प्रदान किए गए हैं। और इस धारा को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में संशोधित भी किया गया है। इसमें कुल 5 उपधाराएं हैं और 3 स्पष्टीकरण हैं। काफी डिटेल में धारा है सर। अगर मैं बुक में से आपको पढ़ूंगा तो उसमें जो वर्ड हैं इतने डिफिकल्ट या आपकी समझ के बाहर हो सकते हैं। इसलिए मैंने सरल उदाहरणों के साथ इन्हीं पांचों उपधाराओं को और इनके स्पष्टीकरण को ई बुक पीडीएफ के अंदर मैंने लिखा है, जिसमें से मैं आपको आगे की जानकारी दूंगा ताकि आपको आसानी से सरल में समझ में आ सके। लेकिन फिर भी मैं आपको इंग्लिश में कुछ शॉर्ट में इसके जो मुख्य पॉइंट है पढ़ के बता देता हूँ। धारा 6, devaluation of interest in co-personal property. Number one and from the commencement of the Hindu Succession Amendment Act 2005 in a joint Hindu family governed by the Mitaksara law, in the daughter of a co-personal shall a by birth become a co-personal in her own right in the same manner as the son. B have the same rights in the co-personal property as the would have had if the had been a son. C be subject to the same liabilities in respect of the said co-personal property as that of a son. ये and any of reference to a Hindu Mitakshara co-personal shall be deemed to include a reference to a daughter of a co-personal, provided that nothing contained in this subsection shall affect or invalidated and dispositions of alienations, including any partition or testamentary disposition of property which had taken place before the 20th डे ऑफ दिसंबर 2004। तो ये बहुत कुछ सर इसमें डिटेल में लिखा हुआ है, लेकिन मुख्य बात मैंने आपको पढ़ के इसमें से बताई है। अब मैं जो आपको सरल शब्दों में जो आगे की जानकारी ई बुक पीडीएफ के अंदर से देता हूँ सर। आइए सर, लेट्स गो। ये सर आप देख रहे हैं ई बुक हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है? डाटर राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है, मतलब बेटी के संपत्ति में क्या अधिकार होंगे। ये हमारी ई बुक का टाइटल है और वीडियो का भी सर हमारा यही टाइटल है। और इसमें डिस्क्लेमर भी लिखी हुई है, प्रस्तावना भी लिखी हुई है। और उसके बाद सर ये इसमें कुल 15 अध्याय हैं जिनका परिचय मैं आपको बाद में करा दूंगा। मुद्दे की बात पे आते हैं। इसमें मैंने पूरी बुक में सर जो डेफिनेशन दी गई है उसको मैंने खुद ने इसमें टाइप किया हुआ है, वर्ड टू वर्ड मैंने टाइप किया हुआ है। आप देख रहे हैं ये इसमें 5 उपधाराएं हैं और उन उपधाराओं में स्पष्टीकरण भी है। अब इन्हीं को मैंने सरल तरीके से जो एक्सप्लेन किया है उदाहरण के साथ, इन 5 धाराओं को हम सीधे उस पर आते हैं ताकि आपको मुद्दे की बात समझ में आ सके। उपधारा 1 को हम देख लेते हैं। पुत्री को पुत्र के समान अधिकार। ये हम सर है हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है इसकी उपधारा 1 पे हम चर्चा कर रहे हैं। सहदायिक संपत्ति में के हित का नियागमन, डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपार्सनल प्रॉपर्टी। बेटी का जो है कि पिता की संपत्ति एक्सटर्नल प्रॉपर्टी में क्या अधिकार होगा, ये बड़ा एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक को समझना हर व्यक्ति के लिए बड़ा फायदेमंद है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। अब हम उपधारा 1 को ले रहे हैं। पुत्री को पुत्र के समान अधिकार। कानून का प्रावधान का जो सार इसमें बताया गया है, संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से मिताक्षरा कानून से शासित संयुक्त हिंदू परिवार के सहदायिक मतलब कोपार्सनर की पुत्री नंबर 1 जन्म से ही सहदायिक बनेगी। नंबर 2 उसे पुत्र के समान अधिकार होंगे। नंबर 3 और वही दायित्व होंगे जो पुत्र पर लागू होते हैं। ये मैंने आसान शब्दों में कर दिया और सरल शब्दों में बता दिया है सर आपको। जो इंग्लिश में मैंने आपको पढ़ के बताया था वो सब कुछ इतने शॉर्ट में आपके लिए लिख दिया है। इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है?
यह उपधारा महिला समानता की आधारशिला है। पहले केवल पुत्र को ही जन्म से कोपार्सनरी राइट्स मिलता था, पर अब पुत्री को भी उतना ही अधिकार इसमें प्राप्त है, चाहे उसका विवाह हो चुका हो या न हो चुका हो। एक सरल उदाहरण से समझ लेते हैं सर हम धारा 6 की उपधारा 1 को। मान लीजिए कि रामलाल की एक पैतृक संपत्ति है 9 लाख की। उनकी एक बेटी है और एक बेटा मोहन है। बेटी का नाम सीता है। अब धारा 6 1 के अनुसार क्या होगा सर, इसमें सीमा को भी उसी अधिकार से हिस्सा मिलेगा जैसे मोहन को मिलता है। इसलिए विभाजन में दोनों को 4.5 लाख का समान हिस्सा मिलेगा। ये एक सरल उदाहरण हो गया सर समझने के लिए। उदाहरणों से चीजें हमें बड़ी आसानी से समझ में आ जाती हैं। इसमें सुनीता शर्मा, उसको कई जगह सर विनीता शर्मा नाम से भी संबोधित किया गया है, कई जगह सुनीता शर्मा। तो विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का निर्णय दिनांक 11 अगस्त 2020, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस एम आर शाह, जस्टिस अब्दुल नजीर। और जो फैसले में सर बताया गया है कि पुत्री को जन्म से ही सहदायिक मतलब कोपार्सनर का अधिकार प्राप्त है, चाहे पिता की मृत्यु 2005 से पहले हुई हो या बाद में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस लैंडमार्क जजमेंट में सर बताया है। इस लैंडमार्क जजमेंट के फैक्ट और ट्रायल कोर्ट से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक के जो फैसले हैं वो सब इसी पीडीएफ के अंदर मैंने आगे लिखे हैं। जो हम जब वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे तो मैं उसकी भी आपको फैक्ट की भी जानकारी सर दे दूंगा। अर्थात पुत्री का अधिकार पिता के जीवित होने पर निर्भर नहीं है बल्कि उसके जन्म से। इस लैंडमार्क जजमेंट में 2005 में बात बताई गई है। अब हम आते हैं सर उपधारा 2 पर। हिंदू जो है कि सामुदायिक डिवॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट इन कोपर्सनल प्रॉपर्टी की सब सेक्शन 2। मैं बुक में से नहीं पढ़ रहा हूँ सर अब, क्योंकि कई व्यूअर्स का ये कहना है कि सर वो डेफिनेशन हमें समझ में नहीं आती है, तो शब्द भी समझ में नहीं आते हैं। तो इसलिए मैंने इसमें इंग्लिश में भी कर दिया है सर इसको प्रिंट। ये जो मैंने आपको मैं बता रहा हूँ ना सर सरल तरीके से जो मैंने आपके लिए तैयार किया है, इसकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन, उसको मैंने इंग्लिश में भी कर दिया है पूरा तैयार। इसी ई बुक पीडीएफ के अंदर मौजूद है। हम उपधारा 2 पे चलते हैं। संपत्ति पर पुत्री की पूर्ण स्वामित्व की स्थिति कानूनी सार क्या है। जिस संपत्ति पर पुत्री को उपधारा 1 के तहत अधिकार मिला है वह अब उसके अपने स्वामित्व की मानी जाएगी और वह उसे वसीयत विल द्वारा किसी को भी दे सकती है। सरल अर्थों में इसको हम कैसे समझेंगे सर। अब पुत्री को जो हिस्सा मिला है वह उसकी स्वयं की संपत्ति एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी मानी जाएगी, उसकी पूर्ण स्वामिनी मानी जाएगी। वह उसे बेच सकती है, दान कर सकती है या वसीयत द्वारा किसी को दे सकती है। यह संपत्ति केवल परिवार के नियंत्रण में नहीं रहेगी। ये इसमें महत्वपूर्ण बात बताई गई उपधारा 2 में। ये हम जो बात कर रहे हैं सर हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 की धारा 6 की उपधारा 2 पर हम चर्चा कर रहे हैं। इसको हम सरल उदाहरण से समझ लेते हैं सर सब सेक्शन 2 को। सीमा को अपने पिता की पैतृक संपत्ति में 1/3 हिस्सा मिला। अब सीमा उस हिस्से को चाहे तो बेच सकती है, किराए से दे सकती है या अपने बच्चों में से किसी एक को वसीयत दे सकती है। यह धारा स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाती है। मतलब वो पूर्ण स्वामिनी हो गई, वो मालिक बन गई उसकी। अब वो जैसे चाहे उसका ट्रांसफर कर सकती है। अब हम आते हैं सर इसकी उपधारा 3 पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उपधारा 3। पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति का बंटवारा कैसे हो, इसका हम कानूनी सार समझ लेते हैं। 2005 के संशोधन के बाद किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी सामुदायिक संपत्ति में उसका हिस्सा वसीयत या उत्तराधिकार द्वारा ही जाएगा, उत्तरजीविता के आधार पर नहीं जाएगा। क्या मतलब समझे सर आप कि 2005 में जो संशोधन हुआ है कि हिंदू पुरुष की मृत्यु होने पर उसकी जो कोपार्सनर संपत्ति में उसका हिस्सा वसीयत या उत्तराधिकार द्वारा ही जाएगा, उत्तरजीविता के आधार पर नहीं जाएगा। ये इसमें बताया गया। इसका अर्थ क्या हुआ सर। अब संपत्ति का हिस्सा पुत्र या पुत्री के बीच उत्तराधिकार के नियमों से बटेगा। जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में धारा 8 में बताया गया, धारा 15 में बताया गया है, 10 और 11 जो धाराएं हैं उसके अनुसार उसमें क्रम डिसाइड किए गए। अब संपत्ति का हिस्सा पुत्र या पुत्री के बीच उत्तराधिकार के नियमों से बटेगा, ना कि यह माना जाएगा कि जो जीवित है उसी का अधिकार रह गया जैसे कि पुरानी परंपरा थी। स्पष्टीकरण क्या है सर इसमें। नंबर 1 है पुत्री को वही हिस्सा मिलेगा जो पुत्र को मिलता है। दूसरी स्थिति है सर यदि पुत्र या पुत्री की मृत्यु पहले हो गई हो तो उनका हिस्सा उनके संतान ग्रैंड चाइल्ड को मिलेगा। उदाहरण से मान लेते हैं कि पिता रामकिशोर की मृत्यु 2010 में हुई। उनके परिवार में एक बेटा अजय, एक बेटी राधा और एक पूर्व मृत बेटा विजय जिसका एक बेटा सुमित जीवित है। अब धारा 6(3) के अनुसार अजय को 1/3 हिस्सा, राधा को 1/3 हिस्सा और विजय का पुत्र सुमित उसको भी 1/3 हिस्सा अपने पिता के स्थान पर प्राप्त करेगा। इससे वंशजों को न्यायपूर्ण हिस्सा मिलता है।
सुप्रीम कोर्ट ने जो विनीता शर्मा केस में जो इसमें जानकारी दी है कि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भले ही पिता की मृत्यु पहले हो गई हो, लेकिन जब तक संपत्ति का विभाजन 20 सितंबर 2004 से पहले नहीं हुआ, पुत्री का अधिकार बना रहेगा। अब हम आते हैं सर उपधारा 4 पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उपधारा 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं सर। अब पिता के ऋणों के लिए पुत्रों की धार्मिक बाध्यता, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे अक्सर लोग चर्चा नहीं करते हैं। धारा इतनी बड़ी डिटेल में लिखी हुई है सर, एक दो कम से कम 4-5 पन्नों में इसमें बुक के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन लोग सिर्फ वो उसी बात पे चर्चा करते हैं और ये जो महत्वपूर्ण बात है इस पे लोग अक्सर चर्चा नहीं करते हैं। इसको भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि पिता के ऋणों के लिए पुत्रों की धार्मिक बाध्यता क्या है। इसमें उपधारा 4 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की उपधारा 4 कानूनी सार है। अब कोई भी न्यायालय पुत्र पौत्र या प्रपौत्र मतलब सन और जो है कि उसका पुत्र पौत्र प्रपौत्र पोता और परपोता, वो पुत्र हो गया है, उसके बाद उसका बेटा पोता, परपोत्र मतलब परपोता, आप समझ सकते हैं इसको। उनके पिता पितामह या प्रतिपितामह के धार्मिक कर्तव्य के आधार पर ऋण वसूल नहीं कर सकेगा। इसमें उनको छूट प्रदान की कर दी गई है। किस प्रकार से? यदि पवित्र कर्तव्य जो बताया गया है हिंदू धर्म के तहत, पियोस ऑब्लाइगेशन के तहत पुत्र अपने पिता के ऋण चुकाने के लिए बाध्य होता था। कब होता था सर? भले ही उसने वह ऋण नहीं लिया हो, अब यह प्रथा समाप्त कर दी गई है। हालांकि यदि ऋण 20 दिसंबर 2004 से पहले लिया गया है तो पुराने नियम लागू होंगे। इसका एक उदाहरण हम देख लेते हैं सर। यदि गोपाल ने 2003 में 2 लाख का ऋण लिया और 2007 में उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके पुत्र राजेश का यह ऋण चुकाना होगा। उसके पुत्र राजेश को यह ऋण चुकाना होगा क्योंकि ऋण 2004 से पहले लिया गया था। पर यदि ऋण 2006 में लिया गया होता तो पुत्र पर उसकी जिम्मेदारी नहीं होती। अब हम आते हैं उपधारा 5 पर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 1 की धारा 6 की उपधारा 5 पुराने बंटवारे पर यह कानून लागू नहीं होगा। इस धारा के नियम उन बंटवारों पर लागू नहीं होंगे जो 20 दिसंबर 2004 से पहले विधिक रूप में पूर्ण हो चुके हैं। यानी कि स्पष्टीकरण में कि बंटवारा जो पार्टीशन है तभी कानून रूप से पूर्ण माना जाएगा जब नंबर 1 न्यायालय द्वारा आदेशित हो या रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत रजिस्टर्ड डीड के रूप में उसको रजिस्टर ऑफिस में रजिस्टर्ड करवाया गया। दो ही कंडीशन में उसको मान्य किया जाएगा। उदाहरण है, इसको यदि परिवार ने 2003 में ही एक पंजीकृत बंटवारा कर लिया था, 2003 में सर आप ध्यान रखिएगा, तो बेटी को अब नया दावा नहीं मिलेगा। पर यदि बंटवारा सिर्फ मौखिक या अनौपचारिक था तो वह मान्य नहीं माना जाएगा और पुत्री अपना हिस्सा मांग सकती है। ये जो विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का है, इसमें धारा 6 का उद्देश्य यही है कि धारा 6 का उद्देश्य लिंग समानता है। पुत्री को अब संयुक्त हिंदू परिवार के पैतृक संपत्ति में जन्म से अधिकार प्राप्त हो चुका है। यदि बंटवारा 20 दिसंबर 2004 से पहले कानूनी रूप से पूरा नहीं हुआ तो पुत्री को भी पुत्री के समान अधिकार इसमें मिलेगा। ये इसकी एक समरी ट्रायल है सर, मैंने एक चार्ट भी इसमें बनाया है और इसको जो हम निष्कर्ष देख लेते हैं। इसमें हम हमारा सर जो कानूनी जानकारी तो मैंने आपको मुकम्मल दे दी है हमारे टाइटल से संबंधित कि धारा 2005 में धारा 6 में संशोधन हो गया, पुत्री को पुत्री के समान अधिकार दे दिए गए। लेकिन उसमें भी जो उपधारा है इसमें 5 उनको भी मैंने सरल उदाहरणों के साथ आपको समझा दिया ई बुक के अंदर से ही। इसको अंत में हम जब ये मान सकते हैं कि धारा 6 ने हिंदू उत्तराधिकार कानून में क्रांति ला दी। अब पुत्री को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त है और सुप्रीम कोर्ट ने विनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 में यह ऐतिहासिक रूप से घोषित किया कि अधिकार पिता की मृत्यु से नहीं बल्कि पुत्री के जन्म से शुरू होता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है सर मैंने। कई व्यूअर्स को बड़ी उसमें परेशानी जाती है। अब वो परेशानी सर एक लिमिट में और हद में हो वहां तक ठीक है, लेकिन वो आपा खो दें और अनाप शनाप कमेंट्स करने लगे सर, ये थोड़ा सा गलत है। आप शब्दों का ध्यान रखें क्या, और थोड़ा सा मर्यादा का भी सर ध्यान रखें। सबकी नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ जो इस प्रकार से सोच रखते हैं। मैंने इंग्लिश में भी सर इसमें ई बुक के अंदर उसको इसको जो अभी आपको जानकारी दी है इसको ट्रांसलेट करके पीडीएफ के अंदर इसको भी मैंने शामिल कर लिया है। ये आप देख रहे हैं, मैं स्क्रॉल करके इसको ले जा रहा हूँ। ये पूरा इंग्लिश में जो अभी आपको मैंने जानकारी दी है, आपको आवश्यकता महसूस हो तो सर आप इसको खरीद सकते हैं। 199 रुपीज़ की कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है और इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। ई बुक डाउनलोड लिखा दिखाई देगा, आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो भुगतान का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप 199 का भुगतान करेंगे आपकी ईमेल आईडी पर डाउनलोड का मैसेज आएगा। आप
आपको डाउनलोड लिखा दिखाई देगा। आप जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो ये ई बुक पीडीएफ पूरा आपके मोबाइल पर, कंप्यूटर फोन पर या स्मार्टफोन पर डाउनलोड हो जाएगा। वहां आप इसको पढ़ सकते हैं। ये एक पीडीएफ है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए है, आपके एक शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। लेकिन कोर्ट कचहरी या सरकारी दफ्तरों में आपको कहीं भी पेश करना है तो पीडीएफ पेश नहीं होगा सर। मैं बता दूं आपको, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसको ई बुक कहा जाता है, इसलिए मैं भी इसको ई बुक कहता हूँ। ये एक पीडीएफ है और यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो इसमें जो कानून बताए गए उन कानूनों की बुक, जैसे ये बुक आप देख रहे हैं, ये ले जाके आपको कोर्ट में जज साहब के समक्ष पेश करना होगी। अब ये इसमें मैं आपका परिचय आगे करा देता हूँ। इसमें जो है कि कुल अध्याय जो बताए गए हैं, इसके बाद सर ये तो मैंने आपको मुद्दे की बात बता दी। और ये जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो मैंने अभी आपको बताया था 11 अगस्त 2020 का, विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा वाला, वो सर इसमें मैंने पूरा डिटेल के साथ इसमें लिखा हुआ है। इसका पेरा क्रमांक 129 जो जजमेंट है, काफी लंबा जजमेंट है, उसका पेरा क्रमांक 129 सर मैंने इसमें लिखा है। उसकी कुछ मुख्य मुख्य बातें मैं पढ़ के बता देता हूँ। वैसे तो सब कुछ जानकारी आपको हो चुकी है। इसमें बताया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ये जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा AIR 2020 सुप्रीम कोर्ट 3717 एयरलाइन 2020 AC 676, ये समतुल्य उद्धरण है इसका, अरुण मिश्रा, MR शाह, अब्दुल नजीर, अरुण मिश्रा। इसमें बताया हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के संशोधन से पहले या बाद में पैदा हुई बेटी को उसी तरह से कोपार्सनर का दर्जा प्रदान करते हैं जैसे बेटे को समान अधिकार और दायित्व के साथ। ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है। और 9/9/2005 से पहले जन्मी पुत्री द्वारा धारा 6(1) में प्रदत्त बचत के साथ अधिकारों का दावा किया जा सकता है जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हुए निपटान या अलगाव, विभाजन या वसीयत निपटान के संबंध में है। ये इसमें बताया है कि पूरी डिटेल सर जानकारी मैंने इस ई बुक पीडीएफ के अंदर प्रिंट कर दी है। पॉइंट है, फैसले के बिंदु, वो भी इसमें सर मैंने लिख दिए हैं। और शॉर्ट में बता देता हूँ मुख्य बिंदु, जैसे जन्म से अधिकार, फैसले के सर जो मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि जन्म से अधिकार या फैसला हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में 2005 के संशोधन के तहत बेटियों को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में सैदाई का दर्जा दे देता है। पिता की मृत्यु 2005 के संशोधन की तिथि पर पिता जीवित थे या नहीं, क्योंकि बेटी का अधिकार जन्म से ही प्राप्त होता है, ये कोई मायने नहीं रखती बात उनके पिता के जीवित होने ना होने। समान अधिकार, पिछली भ्रांतियों को दूर करना, कानूनी स्पष्टता, ये सभी बताए गए। उसके बाद सर ये जजमेंट का पूरा व्याख्या है सरल शब्दों में कि विनीता शर्मा ने अपने पिता देवदत्त शर्मा की मृत्यु के बाद अपने भाइयों राकेश शर्मा और सत्येंद्र शर्मा तथा अपनी माता के विरुद्ध मुकदमा दायर किया। उनका दावा था कि उन्हें अपने पिता की पैतृक संपत्ति में सैधाई के अधिकार प्राप्त हैं क्योंकि वो परिवार में जन्म से ही सदस्य हैं और 2005 के संशोधन के अनुसार बेटियों को भी सैधाई के अधिकार प्राप्त हैं, ये उनका दावा था। ट्रायल कोर्ट ने विनीता शर्मा के दावे को खारिज कर दिया। कोर्ट का मानना था कि 2005 के संशोधन का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे। क्योंकि विनीता के पिता की मृत्यु 11 दिसंबर 1999 को हो गई थी, इसलिए उन्हें यह लाभ नहीं दिया गया। ट्रायल कोर्ट का यह फैसला था। उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में सर मामला पहुंचा। विनीता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने भी ट्रायल कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा और कहा कि 2005 का संशोधन केवल उन्हीं मामलों में लागू होता है जहां पिता और बेटी दोनों 9 सितंबर 2005 को जीवित हों। यह निर्णय प्रकाश बनाम फूलवती 2015 के निर्णय पर आधारित था। उसके बाद फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा। उसमें बताया गया कि विनीत शर्मा ने उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की और इस मामले को 3 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया और उसमें 11 अगस्त 2020 को निर्णय सुनाया गया, जिसमें प्रमुख बिंदु में नंबर 1 है कोपार्सनर अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। दूसरे, पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है। तीसरा जो है कि संशोधन का प्रभाव, कोर्ट ने कहा कि 2005 का संशोधन जो पूर्वव्यापी रेस्ट्रोस्पेक्टिव नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव पूर्व सक्रिय रिट्रोएक्टिव है, अर्थात वह उन मामलों पर भी लागू होता है जो संशोधन के पहले के, यदि बंटवारा अंतिम रूप से नहीं हुआ और मौखिक बंटवारा मान्य नहीं किया जाएगा। और अंत में सर इसमें निष्कर्ष दिया गया है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है सर आज के वीडियो के टाइटल से संबंधित, जो मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। और इसी प्रकार से एक 2025 का भी फैसला है, नेशनल प्रॉपर्टी से संबंधित है, सुअर्जित संपत्ति जो है कि अगंदी चंद्रन विरुद्ध शंकर 22 अप्रैल 2025, सिविल अपील नंबर 5401/2025।
इसमें बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि अगर पिता की संपत्ति सुवर्जित है तो बेटा उसमें जबरन कोई दावा नहीं कर सकता। यह नियम शादीशुदा और अविवाहित दोनों प्रकार के बेटों पर समान रूप से लागू होता है। इस पे जो अगंदी चंद्रन विरुद्ध शंकर 22 अप्रैल 2025 का सर जो जजमेंट है, इस पे मैं स्पेशल वीडियो मेरे चैनल पर बना चुका हूँ। उसकी ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी जा चुकी है और इसी वीडियो के नीचे उसकी ई बुक पीडीएफ भी मौजूद है। हम आगे चलते हैं सर। और ये जो ई बुक पीडीएफ में से जानकारी दे रहा हूँ, इसकी लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है। इसी प्रकार से सर आगे हम चलते हैं। हाँ सर, इसमें मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है, डॉटर राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट। तो यहाँ तक तो हमने उसको समझ लिया पूरा कानून के तहत। अब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ही धारा 8 भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई हिंदू पुरुष वसीयत लिखे बगैर मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी संपत्ति सबसे पहले अनुसूची 1 के वारिसों को दी जाएगी। यदि अनुसूची 1 के वारिस नहीं है तो अनुसूची 2 के वारिसों को दी जाएगी। यदि अनुसूची 2 के वारिस नहीं है तो गोत्रजों को दी जाएगी। गोत्रज भी नहीं है तो बंधुओं को दी जाएगी। तो अब इसमें अनुसूची शब्द का इस्तेमाल हुआ है सर का और खा में, और गा और घा में गोत्रज और बंधु शब्द का इस्तेमाल हुआ है धारा 8 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की। तो अब ये जब इसमें दोनों शब्दों का इस्तेमाल हुआ है अनुसूची, तो आखिर ये अनुसूची क्या है, हर व्यक्ति के मन में सवाल उठता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बुद्धिजीवी लोग हैं मौजूद, जो इसको मतलब वो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान क्या पूरे दुनिया में जहां जहां भारतीय लोग बसे हुए हैं, वो सभी उन जैसे ही बुद्धिजीवी हैं। तो उनकी ये सोच रहती है कि वकील साहब आप तो कुछ भी ना बताएं, आप तो सिर्फ टू टू द पॉइंट बता दें, बिल्कुल पॉइंट की बात। और उनको ऐसा लगता है कि ये जो मैं आपको समझाने के लिए जानकारी देता हूँ, ये नहीं देना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। मेरा वीडियो हर आम और खास के लिए है। वो इस प्रकार से मेरे द्वारा बनाए जाने की कोशिश की जाती है कि भारत का हर नागरिक मेरा वीडियो देखने के बाद उसको सुन और समझ सके और उसके दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। आखिर उसके सामने कोई परेशानी और परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो मेरा वीडियो देखने के बाद इतना सक्षम महसूस करे कि वो खुद बैठ के ये डिसाइड कर सके कि उसे अब आगे किस प्रकार की कानूनी कार्रवाई करना है। आगे की कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपको वकील साहब से तो संपर्क करना ही होगा, लेकिन आपके अंदर जो उस समय अंधेरा रहता है जब प्रॉब्लम आती है, तो उस अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का मेरा एक प्रयास है सर ये। और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर पे मेरी ई बुक भी उपलब्ध इसी स्टोर पे है, नाम से प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक। और ये जो ई बुक मेरे द्वारा तैयार की जाती है इसे प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही कहता हूँ सर। मैं कोशिश और प्रयास है। अब अनुसूची 1 को भी हम समझ लेते हैं सर। ये मैंने इसी बुक के अंदर इसमें प्रिंट कर दी है। अच्छे अच्छों को नहीं मिलती है सर ये। अच्छे अच्छे लोग परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि अनुसूची क्या है। आपने धारा पढ़ ली, धारा पढ़ने से कुछ समझ में नहीं आएगा सर आपको जब तक कि धारा 8 में जैसे कि कोई हिंदू निर्वसति वसीयत लिखे बगैर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति किस किस को विभाजित होगी, धारा आपने मैंने अभी पढ़ के बताई आपको, वो उससे समझ में नहीं आना है। उसके लिए आपको वर्ग 1 के वारिसों की लिस्ट, वर्ग 2 के वारिसों की लिस्ट भी देखना पड़ेगी, धारा 10 जिसमें वर्ग 1 के वारिसों में जो वारिसान दिए उनमें संपत्ति किस प्रकार से बांटी जाएगी उसके बारे में बताया गया है। धारा 11 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 11 में बताया गया है कि वर्ग 2 के जो वारिसान है उनमें संपत्ति का बंटवारा किस प्रकार से किया जाएगा। गोत्रज की परिभाषा भी इस ई बुक के अंदर लिखी गई है। बंधु की परिभाषा भी इस ई बुक के अंदर विशेष तौर से लिखी गई है। और ये प्रथम श्रेणी के कानूनी वारिसान की पूरी लिस्ट है सर। आप देख रहे हैं हु आर द क्लास फर्स्ट लीगल हियर्स। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आप कौन सी श्रेणी के वारिस हैं, कौन से क्लास के वारिस हैं, तब तक आप उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने का ना तो अदालत में दावा लगा सकते हैं ना आप खड़े होकर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी तो नहीं पता है। आप किस आधार पर कहेंगे भाई आप वर्ग 1 के वारिस हैं कि वर्ग 2 के वारिस हैं, कि आप गोत्रज हैं कि बंधु हैं? आपको अगर यही नहीं पता है तो आप संपत्ति पे दावा कैसे करेंगे? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अनाप शनाप खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो पूरी मेरी संपत्ति हो गई, पूरी हमारी है। क्यों? उनके साथ वो तो उनकी सेवा मैंने करी थी और उस समय कोई था नहीं और मैं ही उनकी देखभाल करता था, तो सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई। अरे नहीं भाई, क्या उन्होंने वसीयत लिखी है आपको? क्या पूरी संपत्ति गिफ्ट कर दी या रजिस्टर्ड डीड से विक्रय कर दी? अगर ऐसा नहीं करी है तो निर्वसियती वसीयत लिखे बगैर यदि कोई हिंदू पुरुष है उसकी मृत्यु होती है तो इन नियमों के अनुसार ही विभाजित होगी। जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो सबसे पहले यही देखा जाएगा कि आप किस क्लास के वारिस हैं। इसमें मुख्यतः वर्ग 1 के वारिसों में पुत्र पुत्री विधवा माता, और उसके बाद पूरी लिस्ट है सर। इसमें मैंने स्पेशल वीडियो बनाए हैं और उनको पूरी डिटेल के साथ समझाया भी है। मैंने कई व्यूवर्स से कहा भी था, पिछले वीडियो को आप देख सकते हैं मेरे इसी टॉपिक पे, कि आप लीड
और कॉपी लेकर बैठे और मैं बड़े धीमे अंदाज में इन वारिसान को पढ़ूंगा, जैसे कि पुत्र पुत्री विधवा माता, ऐसे पूरे वर्ग एक और वर्ग दो के। और आपका जो वसीयत लिखे बगैर जो व्यक्ति मरा है उससे आपका क्या रिश्ता है वो आप उसको नोट कर लें डायरी में, जब मैं पढ़ूं तो, कि आप वर्ग एक की सूची में आ रहे हैं कि वर्ग दो की सूची में। जब आपको ये पता लग जाएगा उसके बाद आप धारा 10 और धारा 11 में बताए गए नियमों के अनुसार आप उसमें संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। सुनीता शर्मा विरुद्ध राकेश शर्मा 2020 का जो फैसला है उसमें कोपार्सनर मान लिया गया, पुत्री को सबको बराबर अधिकार मिलेगा। एक तो बात सर है, तो वो वीडियो सर मेरे चैनल पर अपलोडेड है और वो लिस्ट मैंने इसमें भी प्रिंट कर दी है सर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं वो वीडियो आप देख लें, मैं इसमें सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ। ये वर्ग एक के वारिसान की सूची है और ये वर्ग दो के वारिसान की सूची है सर, आप देख रहे हैं। ये वर्ग दो के वारिसान की लिस्ट है, जिसमें नंबर एक है पिता और दूसरे नंबर पे चार हैं पुत्र की पुत्री का पुत्र, पुत्र की पुत्री की पुत्री और भाई बहन, और भी है सर डिटेल में। इस पे मैंने वीडियो बना दिया और यहाँ तक मैंने सर इसमें कहा था, मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले, यहाँ तक मैंने कहा था कि मेरे कई व्यूवर्स को जब मैंने वीडियो इतने सरल अंदाज में बताया समझा के कि आप खुद तय कर सकते हैं, उसके बाद भी कई लोगों ने कमेंट्स करके कहा कि सर मेरा जो मरने वाले मृतक है उनसे रिश्ता है, मैं किस लिस्ट में आऊंगा। तब मैंने एक उदाहरण देकर उन्हें बताया था कि भाई साहब, मैंने आपको इतने सरल अंदाज में समझाया, आप सभी लोगों को आप फिर भी नहीं समझ पाए, तो आप एक काम करिएगा कि आपके परिवार में कोई 8 साल का या 10 साल का या 5 साल का बच्चा है जो हिंदी पढ़ना जानता है, उसके हाथ में आप मेरी ई बुक PDF की ये जो सूची है वो देना और उससे कहना कि बेटा इसमें बता तो कि भाई की बहन कहाँ लिखा हुआ है, तो राइट करके आपको दे देगा कि मम्मी पापा ये लीजिए, ये इस जगह लिखा हुआ है, और आपको पता लग जाएगा कि आप वर्ग एक में है कि वर्ग दो में। इतना सरल उपाय भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि आप बालिग हैं, 18 साल से ऊपर हैं, आप भी पढ़ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो मैंने एक उपाय ये भी बताया था कि आप इसको ऐसा भी कर लें कि एक 5 साल का बच्चा भी बता देगा इस लिस्ट को देख के। इतने सरल अंदाज में मैंने पिछले वीडियो सर बनाए हैं और उनकी सरल व्याख्या की है ताकि हर व्यक्ति समझ सके। अब यदि कोई व्यक्ति जानना ही नहीं चाहता है कि वर्ग एक के वारिस कौन है, वर्ग दो के वारिस कौन है, गोत्रज कौन है, बंधु कौन है, तो फिर जाहिर सी बात है सर, वो कब जानने की कोशिश करेगा जब उसके सिर पे आन पड़ेगी, जब उसके सिर पे मुसीबत आन पड़ेगी। और मुसीबत कैसी आ पड़ी उसके ऊपर कि सर जो वसीयत लिखे बगैर यदि किसी हिंदू पुरुष की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु तो हो गई, अब उनके परिवार के विभिन्न सदस्यों ने उस अरबों खरबों की संपत्ति पर दावा कर दिया। उदाहरण के तौर पे किसी व्यक्ति के पास 5 अरब अरब रुपए की प्रॉपर्टी, करोड़ में नहीं सर, मैं अरब में जा रहा हूँ, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, तो दावा करने वाले कहाँ कहाँ से उठ के आ जाएंगे, कब्रों से उठ के आ जाएंगे, जंगलों से निकल कर आ जाएंगे, दूर शहर विदेशों तक से आ जाएंगे। ये मरने वाला व्यक्ति हमारा रिश्तेदार था और इस संपत्ति के हम दावेदार हैं। अदालतों में दावे मुकदमे भी हो जाएंगे सर उसमें। अब आपके सिर पे अब बात आके पड़ी, तब आप ढूंढेंगे कि आखिर ये मेरा क्या हिस्सा है। जब आप ढूंढने चलेंगे तो फिर आप धारा 8 पे पहुंचेंगे, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की। जब धारा 8 पे पहुंचेंगे तो उसमें लिस्ट दी हुई है वर्ग एक के और वर्ग दो के वारिसों की, गोत्रज और बंधु। फिर आप इसको ढूंढेंगे। जब इसको आपने ढूंढ लिया तब आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप कौन से किस श्रेणी के वारिस हैं। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में इतने सरल तरीके से पढ़ के बताए हैं, मेरे चैनल पर विशेष तौर से अपलोड किए हैं सर मैंने वीडियो। उसमें मैंने बड़े सरल और आसान शब्दों में हर एक व्यक्ति को उसका क्या हिस्सा होगा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ये निकालना सिखाया है। वो उन वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी ई बुक भी मेरे द्वारा दे दी गई है सर, उसकी लिंक आप चाहें तो उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं सर। इसमें सर गोत्रज की परिभाषा, बंधु की परिभाषा और एकोदर रक्ति की परिभाषा भी लिखी हुई है। ये हिंदू पुरुष की दशा में धारा 15 कहती है कि यदि कोई हिंदू नारी वसीयत लिखे बगैर मर जाती है तो उसकी संपत्ति उसके उत्तराधिकारियों में कैसे बांटी जाएगी, तो उसकी भी डिटेल सर इसमें लिखी हुई है। गोत्रज की परिभाषा दी गई है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट्स भी हैं सर इसमें, बहुत कुछ सर मैंने लिखा है। अब मैं उसकी पूरी जानकारी तो इसमें आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ सर इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। और इसका जो शीर्षक है वो मैंने आपको बता दिया, डाटा राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट हिंदू सक्सेशन एक्ट सेक्शन 6। ये डिस्क्लेमर है सर, खाली अध्याय पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको इसमें, ताकि आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि इस ई बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। ये अध्याय 1 में प्रस्तावना है सर, और अध्याय 2 में पुरुष की दशा में उत्तराधिकार के साधारण नियम है। अध्याय 3 में वर्ग एक और वर्ग दो के वारिस कौन है, लिस्ट भी दी हुई है सर इनकी पूरी। जो बुक में वही मैंने इसमें टाइप की है सर, आप ध्यान रखिएगा। और जो बुक में जो हम धारा 6 जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो बुक में जो डेफिनेशन दी हुई है वही वर्ड टू वर्ड इस ई बुक PDF में मैंने टाइप की है सर।
और उसके नीचे ही फिर उसकी सरल व्याख्या भी की है ताकि आप उसको समझ सकें, और अंग्रेजी में भी उसको ट्रांसलेट कर दिया है मैंने। धारा 4 में गोत्रज की परिभाषा और उदाहरण सर, और अध्याय 4 में सॉरी, और अध्याय 5 में सर जो बताया गया है बंधु कॉग्नेट्स की परिभाषा और उदाहरण के बारे में बताया गया। इसी प्रकार से अध्याय 6 में एकोदर रक्त यूट्रीन संबंधों के बारे में बताया गया। अध्याय 7 में धारा 8 के अंतर्गत संपत्ति के उत्तराधिकार के क्रम में, अध्याय 8 में निष्कर्ष, अध्याय 9 में सामान्य प्रश्न, और अध्याय 10 में भी जानकारियां हैं। अध्याय 11 में हिंदू कानून के अनुसार संपत्ति का बंटवारे के बारे में बताया गया। अध्याय 12 में समान अधिकार का सिद्धांत और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय, जिसमें विनीता शर्मा का प्रमुख है। धारा अध्याय 13 में मुस्लिम एवं अन्य समुदाय के उत्तराधिकार के नियम के बारे में बताया गया है। अध्याय 14 में व्यवहारिक परामर्श और निष्कर्ष है, और अध्याय 15 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 क्या कहती है, पहले खरीदने का अधिकार। मतलब परिवार में यदि विरासत में कोई संपत्ति प्राप्त हुई है दो भाइयों को, और एक भाई उस दूसरे भाई को न बेचते हुए किसी और को बेचता है, तो उस भाई को जो उसका है उसी को ये अधिकार है कि पहले वो उसी को बेची जाएगी, यदि वो नहीं खरीदता है तब वो दूसरे को बेची जाएगी। इसमें यदि भाई बेचने के लिए तैयार नहीं होता है तो अदालत में दावा भी लगाया जा सकता है। दावे की ड्राफ्ट क्या होगी, ये सब कुछ मैंने उस वीडियो में इसी शीर्षक से अपलोड किया, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 22 क्या है। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण धारा है, और ये वीडियो भी बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर प्रॉपर्टी से लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं सर। एक ही परिवार में रहने वाले सगे भाई, एक ही छत के नीचे रहने वाले सगे भाई या बहन, मान लें आप, बहन भी हो सकती है, बहन को भी बराबर ही हिस्सा मिलेगा हिंदू लॉ के तहत जैसे भाई को मिलता है। यदि खेती की संपत्ति है, जैसे कि किसी के पास 50 बीघा खेती की संपत्ति है, और वो व्यक्ति वसीयत लिखे बगैर उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके एक बेटा और एक बेटी है, तो दोनों को 25-25 बीघा प्राप्त होगी। अब जो बेटी हैं वो शादी होकर कहीं चली गई हैं, और वो चाहती हैं कि वो तो बेच दें, तो वो पहले भाई को ही राइट्स बनेगा, ये जो धारा 22 में बताया गया है। और यदि बहन नहीं मानती है, भाई को नहीं बेचती है, कहीं और बेचने का प्रयास करती है, तो भाई अदालत में दावा भी लगा सकते हैं डिक्लेरेशन का और स्थायी निषेधाज्ञा का, कि ये मेरा अधिकार घोषित किया जाए कि ये संपत्ति मुझे ही बेची जाए। कभी उसके रेट्स के संबंध में कोई विवाद होता है तो न्यायालय सर तय करता है। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में सर मैंने आपको हमारे टॉपिक से संबंधित तो मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है, और जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था सर आपको, जो है कि हिंदू भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में क्या अंतर है, इस पे सर मैंने चर्चा की थी। और इसी के साथ मैं कुछ उन टाइटल्स के नाम सर आपको बता दूं जो मैंने पिछले वीडियो चैनल पर अपलोड किए हैं, ताकि आपको जानकारी में रहे। जैसे कि मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होता है। दूसरा है सर इसी में इसी प्रकार से कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, और इसी प्रकार से नाबालिगों की जमीन बिक्री करने वाले पर मुकदमा होगा या संरक्षक पर मुकदमा होगा। ये सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, इनकी ई बुक भी इन्हीं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा लिंक दे दी गई है सर। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 क्या कहती है, क्लास 2 वारिस कौन होते हैं, और क्लास 1 के वारिस ना हो तो संपत्ति किसको मिलेगी, क्लास 1 वारिसों को संपत्ति कैसे मिलती है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 क्या है, मृत्यु के बाद संपत्ति का कानूनी मालिक कौन होगा, नाबालिग की मृत्यु पर संपत्ति किसकी होगी, पिता ने नाबालिग बेटे के नाम जमीन खरीदी, मालिक कौन होगा, और गिफ्ट डीड रद्द करने पर सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला क्या है, और दानकर्ता ने कब्जा और मुनाफा दोनों अपने पास रखे क्या दान वैध होगा। और ये सर इसी टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत से वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। अभी फिलहाल सर मैं हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को लेकर चल रहा हूँ सर। मुस्लिम विधि में भी बंटवारे से लेके बहुत से सवालात आ रहे हैं। मैं उन सबको पढ़ भी रहा हूँ, लेकिन ये पूरा बना दूं सर मैं इस पे वीडियो, लगभग लगभग कुल 31 तो धाराएं हैं, हर धारा पर एक वीडियो बना दूं, और उसके अलावा भी आप लोगों की क्यूरी है, आप लोगों के जो सवाल आते हैं उन पे भी मैं वीडियो बना दूं। उसके बाद ही सर फिर मैं टॉपिक दूसरा बदल कर लूंगा। उसके बाद फिर मैं मुस्लिम विधि के तहत बंटवारे को लूंगा, और उससे भी रिलेटेड सारे के सारे वीडियो एक भी पहलू ना छोड़ते हुए अपलोड करूंगा सर मैं। ये कम से कम 13 साल पहले मैंने खुद ने एक प्रकरण लड़ा था सर मुस्लिम विधि के तहत। उसमें जज साहब ने जो फैसला दिया था वो बंटवारे को लेकर और उत्तराधिकार को लेकर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला है, मेरा खुद का लड़ा हुआ फैसला है। वो केस मेरा पक्षकार जीत गया था। अब मेरा पक्षकार जीत गया तो जाहिर सी बात है मैं जीत गया, मगर जीता मेरा पक्षकार ही था, पैरवी मैंने की थी। तो उसके आधार पर और ऑल इंडिया के लिए तमाम मुस्लिमों में, ऑल इंडिया के तमाम मुस्लिमों को उनकी संपत्ति का जो है कि बंटवारा करने का सरल फार्मूला भी मैंने एक तैयार किया हुआ है सर। एक यूनिक फार्मूला कि आप घर बैठे
कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको किसको कितनी कितनी संपत्ति प्राप्त होगी। उसके नियम भी मैंने बनाए हैं, इस पे ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है जो अपलोडेड है मेरे उन वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन मैं अब फिर हर एंगल और हर पहलू से एक नए तरीके से उससे रिलेटेड मैं वीडियो तैयार करने में लगा हूँ सर। मतलब उनकी जानकारी, उनकी साइटेशंस और उनका जो है कि पूरा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने में। और जैसे ही हमारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 सर ये पूरा होता है, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगा। कई व्यूवर्स का लिमिटेशन पे भी सवाल रहता है सर, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। बहुत से व्यूवर्स ने क्रिमिनल लॉ पर भी कहा है, वो भी सर मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन लॉ का क्षेत्र इतना ज़्यादा डिटेल्ड है सर कि एकदम से सब कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, पहला समझना और पढ़ना भी पड़ता है, और उसके बाद ही सर वीडियो अपलोडेड होते हैं। इसी के अलावा मोटर व्हीकल एक्ट, उस पर भी सर मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चूंकि मेरे पास ये सभी केसेस भी हैं और आए दिन इन ला का मेरे लिए कोर्ट में उपयोग भी होता रहता है, तो वो मैं बनाऊंगा सर। लेकिन पहले ये टॉपिक पूरे हो जाएं। अभी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 से रिलेटेड यदि कोई भी क्वेरी आपके दिमाग में आती है तो उससे रिलेटेड हर सवाल का जवाब मेरे वीडियो पर मिल जाए। तो आज के वीडियो में सर मेरे द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 क्या है, इस पर मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी गई है। डाटर राइट्स इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट लैंडमार्क जजमेंट के साथ में आपको जानकारी दी गई है। और बेटी के पैतृक संपत्ति में अधिकार क्या होंगे, वो यही है जो धारा 6 में बताए गए हैं। इसमें मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।